नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्राइमरी और जूनियर एस्टेट के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे YouTube परिवार के एक सदस्य ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम साइंस की भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आइए जो हमारे एस्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रही आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन की सीरीज़, जिनके साथ आप उन सारे कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ मिल करके सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्राइमरी या फिर जूनियर लेवल की, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट 1। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल, PDF और क्वेश्चनर लेना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल 2021 शिक्षक भर्ती के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फॉर योर सुपर टेट एग्जामिनेशंस। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन मीन्स होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज मीन्स व्हाट, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें कि जो आपका मटेरियल है वो पहले और बाद में, यानी जो रिएक्शन हो रही है उसके पहले और बाद में एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है, तो ये क्या कहलाता है आपका फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। फिलहाल ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस ये रहे। पहला जो ऑप्शन है ठोस का द्रव में पिघलना, दूसरा ऑप्शन है गैसों का द्रव में द्रवीकरण, तीसरा है पदार्थों का कीर्वन और चौथा है द्रवों का गैस में वाष्पीकरण। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पदार्थों का कीड़वन। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लीजिए व्हाट इज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मतलब होता है कोई भी ऐसा मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, इसके ए और बी एक ऐसे मटेरियल है जिनके जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जाते हैं। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन इनके अंदर परफॉर्म होता है, इसके बाद ये डायरेक्टली ये जिस भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, अगर इनके जो क्वालिटी है उसमें चेंज नहीं आता है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर लिया और पेपर को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, फाड़ दिया, या छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इसको बदल दिया। अब क्योंकि पेपर जब एक बड़े से पेपर में था तो भी वो पेपर ही था, पेज था, ठीक है, और जब आपने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया तो भी वो पेपर ही है। ठीक है, लेकिन हाँ छोटे छोटे टुकड़ों में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है पेपर की, यानी कि वाइट इन कलर और सॉलिड इन फॉर्म, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक उसकी प्रॉपर्टी है, और वो चेंज होने यानी केमिकल चेंज होने, सॉरी मतलब रिएक्शन होने के बाद भी, बदलाव होने के बाद भी वो एज इट इज़ रहते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, भौतिक चेंज। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें दूध से दही बनना और गन्ने के रस से सिरके का बनना आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सारे यानी कि 1, 2 और जो 4 हैं ये सारे आपके क्या हैं, भौतिक चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज, जबकि सी जो है आपका पदार्थों का किण्वन, ये क्या बन जाता है, एक फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज बन जाता है। तो केमिकल चेंज के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए। केमिकल चेंज होता क्या है, तो केमिकल चेंज मीन्स होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन होती है या चेंज होता है, तो चेंज के पहले और बाद में दोनों प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में अंतर आपको मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका ए बी है, ठीक है, ए बी है और इसके बाद यह क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो ए बी है, ये ए बी में जो है वो प्रॉपर्टी में चेंजेस नज़र आए। जैसे आपने क्या किया, एक पेपर है, ठीक है, पेपर का एग्जांपल हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इन चेंजेस को और भी अच्छे तरीके से समझ सके। एग्जाम्पल और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक ही एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जो आपके डाउट को यहाँ बेहद ही क्लियर कर देगा।
तो ए भी क्या है फिलहाल यहाँ पे, आप एक पेपर को समझ लीजिए, पेज को, ठीक है, पेज को आपने जलाया, ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आपका क्या है पेज, ठीक है, A4 साइज पेज है, इसको आपने दो तरीके से कन्वर्ट किया। सबसे पहला कि इस पेज को आपने छोटे छोटे टुकड़े में यानी कि पार्ट्स में फाड़ दिया, ठीक है, और दूसरा है आपने इसी पेज को जला दिया, ठीक है। तो ये देखिए दोनों प्रोसेसेस बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर जब एक पेज को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ये कहलाता है आपका फिजिकल चेंज, लेकिन इसी पेज को जब आप जला देते हैं तो आफ्टर बर्निंग इट विल अंडरगो अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोल में कितने अणु होते हैं? 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला, कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻23 अणु। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु। और ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु 6.022 × 10⁻23 के परमाणु। सॉरी, परमाणु यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। एक मोल मतलब ये होता है किसी भी पार्टिकल का 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। अगला देखिए, कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन का हमने यहाँ पे जिक्र किया है तो कार्बन के बारे में एक चीज़ जान लीजिए। कार्बन जो होता है इसकी जो वैलेंसी है वो क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। इसके साथ साथ कार्बन जो होता है, क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी है, और कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो उनमें आता है एक ग्रेफाइट, ठीक है, दूसरा आता है डायमंड, और तीसरा आता है बाकी वॉल स्ट्रक्चर में फुलरीन्स आता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके अगर आइसोटॉप्स के बारे में बात किया जाए तो इसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ये भी आपको जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कुछ कॉन्सेप्ट को जान लीजिए कि किसी भी पदार्थ के एक मोल को उस पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी जिनमें एवोगाड्रोस नंबर के बराबर एटम्स या कण या पार्टिकल्स माने जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा मटेरियल, ठीक है, जिसको अगर आपको एवोगाड्रोस नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके जो अणु होते हैं वो 6.022 × 10⁻23 अणु में नापे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्षिक द्रव्यमान क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 28, ऑप्शन नंबर 2 है 44, ऑप्शन नंबर 3 है 12 और ऑप्शन नंबर 4 है 16। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 28। अब देखिए द्रव्यमान जो होता है, यानी जो यहाँ पे सापेक्ष द्रव्यमान की बात की गई है, तो कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होती है, 12 मतलब जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 प्लस इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 16, ठीक है। अब देखिए दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए दोबारा से देखिए, कार्बन का यहाँ पर जो किसी भी वस्तु का या किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको निकालना होता है सापेक्ष द्रव्यमान, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों जो एटम्स हैं यहाँ पे, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों का यहाँ पे आपको द्रव्यमान संख्या लिखनी है, यानी कि एटॉमिक मास लिखना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और अगर आप दोनों को ऐड कर लेते हो तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 28, ठीक है। तो सापेक्षिक द्रव्यमान मीन्स व्हाट, जितने भी आपके सामने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो आपको दिया जाएगा कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पर हमें 2 एलिमेंट मिले हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो दोनों को आपको क्या करना है, दोनों का एटॉमिक मास लिखना है, एटॉमिक मास को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आपका नंबर निकल कर आता है दैट इज योर सापेक्षिक द्रव्यमान, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए द्रव्यमान, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बात की गई है, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर मीन्स होता है कि आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आपका निकल कर आता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर आप देखा जाए तो उसको आप कहेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसके किनारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है ज़ीरो, यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? यानी कि परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर को आप किस अक्षर के द्वारा, किस वर्ड के द्वारा डिनोट करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन एन, कैपिटल एन, दूसरा है कैपिटल ए, तीसरा है कैपिटल जेड और चौथा है कैपिटल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर जिससे परमाणु क्रमांक को निरूपित किया जाता है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेड। ठीक है, कैसे? किसी भी वस्तु का या किसी भी कोई भी आपको सब्सटेंस दिया जाता है तो उसका आपको परमाणु क्रमांक निकालना होगा, तो जेड से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो होती है, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या को आप ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन द्रव्यमान की जो संख्या है, द्रव्यमान जो हमने अभी बताया आपको एटॉमिक मास के बारे में, तो एटॉमिक मास मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे आप तो निकल जाता है आपका द्रव्यमान संख्या, यानी कि एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है वो आप किससे डिनोट करते हैं? जेड से करते हैं। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश होता है। तो आपको बताना है कि जितने भी फूड सब्सटेंसेस होते हैं, और बेसिकली वो सारे फूड सब्सटेंसेस जिनमें कि ऑयल प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपके फास्ट फूड हो गए, ठीक है, या कोई ऐसा स्टार्टर या स्नैक हो गया जिनमें जो थोड़ा सा मॉइस्चरी और जूसी है, तो वो सारी चीज़ें जल्दी डिके होती हैं। तो उनका कारण क्या है, उनके पीछे रीज़न है, वो क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर 2 है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर 3 है शोधन और ऑप्शन नंबर 4 है अवकरण। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो किसी भी फूड मटेरियल जिसमें कि ऑयल प्रेजेंट होगा, हाँ, वो एक प्रोसेस के अंदर जाता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जाता है, केमिकल एक्टिविटी के अंदर जाता है, जिसे रेंसिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी इज बेसिकली व्हाट? इट इज़ अ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल या फैट। ठीक है, तो सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल्स। तो जब इन्हीं फैट और ऑयल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें से दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन जो है या ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया, यानी कि केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि पदार्थ में जो ऑक्सीजन होता है इसके साथ में रिएक्शन होता है। ठीक है, जो भी फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगा और उसकी हाइड्रोजन वहाँ से रिलीज हो जाती है। और अगर आप दूसरे शब्दों में कहकर देखें तो ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है, वो फेनोमेनन है जिसके कारण किसी आयन पर धन आवेश या फिर पॉजिटिव जो चार्ज है वो बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपने देखा ये क्या था, केमिकल या केमिस्ट्री की भाषा में, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में मीन्स होता है किसी भी पदार्थ के साथ में जब ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है तो ऑक्सीजन क्या होती है, वहाँ से ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है फैट के साथ में और जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो उसका पीएच मान कितना होने की संभावना है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसके ऊपर जिसको अगर आप एक लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो वो सोल्यूशन उस लिटमस पेपर को लाल कलर में कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है। तो यहाँ पर अगर वो सोल्यूशन चेंज कर दे रही है लिटमस पेपर को रेड कलर में, तो उस सोल्यूशन का कितना पीएच मान होने की संभावना हो सकती है? चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है 6, ऑप्शन नंबर 2 है 9,
ऑप्शन नंबर 3 है 7 और ऑप्शन नंबर 4 है 8। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट जान लीजिए। लिटमस पेपर जो है वो लाइकेंस के द्वारा, लाइकन से निकाला जाता है लिटमस। और यहाँ पर लिटमस का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी एसिड के साथ में जब ये मिलता है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये बेस के साथ में मिलता है तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है। चलिए, तो अभी आपने जो कॉन्सेप्ट था उसको जाना। अब थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाए। तो पीएच स्केल एक स्केल होती है जिसके द्वारा किसी भी सब्सटेंस का पीएच है वो आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कैसे। तो पीएच स्केल के बिल्कुल सेंटर में जो है वो 0 लिखा होता है, 0 फॉर न्यूट्रल। ठीक है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है, दैट मीन्स दैट सोल्यूशन इज न्यूट्रल। अगर आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मूव करते हैं, राइट साइड में इस साइड, तो यहाँ 7 से लेके 14 तक वैल्यू होती है। और अगर आप इधर से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ 6 से लेके 1 तक वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अगर ज़ीरो से अगर आप थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन यहाँ पे बेसिक है। ये पीएच स्केल आपका डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन आपका यहाँ पे बेसिक है, जो कि पीएच स्केल दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा, जब आपने एसिड की बात ही की है तो थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अंतर क्या होता है, और वीक बेस में और वीक एसिड में अंतर क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब होता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स होता है ऐसी एसिड जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, उसके पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सब अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा जो सॉल्यूशन है, ऐसी जो एसिड है वो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगी। और वीक एसिड मतलब जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होती। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, जिसे आप HCl के नाम से जानते हैं, जिसे आप HCl के नाम से जानते हैं। और आपका HCl क्या है आपका यहाँ पर? HCl है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और CH3COOH जिसे आप सिरका या फिर विनेगर के नाम से, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये आपका है वीक एसिड। ठीक, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस भी है। तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ऐसा जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ऐसा बेस जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए OH माइनस आयन में। और वीक बेस मतलब ऐसा बेस जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है OH माइनस आयन में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ जो कॉन्सेप्ट था आपका, आपने उसे समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस गैस का ऊर्जा मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? ठीक है, ऊर्जा मान कही या कैलोरी मान कही, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, ब्रैकेट होना चाहिए था। ठीक है, तो निम्न में से किस गैस का ऊर्जा मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है LPG, तीसरा है प्राकृतिक गैस, और चौथा है मीथेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कैलोरी मान या फिर ऊर्जा मान किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन गैस वो गैस है जिसका कैलोरी मान यानी कि ऊर्जा मान, यानी कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, कैलोरी मान ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है कि जो भी इस गैस की हम बात कर रहे हैं, ये गैस अगर थोड़े अमाउंट में भी ज़्यादा जलती है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है उसका प्रोडक्शन होता है। अगर कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो किसी भी सब्सटेंस के कंबशन के बाद एनर्जी उतनी प्रोड्यूस, जो एनर्जी का अमाउंट है आफ्टर बर्निंग या आफ्टर कंबशन वो कम होता है। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जो आपका फ्यूल है वो चीपेस्ट है, और अगर लो है कैलोरीफिक वैल्यू, दैट मीन्स कि जो आपका फ्यूल है वो लोअर कैटेगरी का है। ठीक है, चलिए कैलोरीज अगर बात करें, देखिए कैलोरीज मतलब होता है ये एक एनर्जी, यानी कि अगर आप देखिए कैलोरी जो फूड का जो मटेरियल है, फूड मटेरियल हमारा होता है, उससे जितनी एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कैलोरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दूध वाला, आजकल ये जो दूध वाले आपने बेसिकली देखा होगा जो कि बाल्टे में दूध लेकर आते हैं। ठीक है, तो दूध वाले आजकल क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा है उसे ऐड कर देते हैं। तो इसका क्या यूज़ होता है
दूध के लिए या उनके जो उनका ट्रेड होता है, जो उनका व्यापार होता है, उस पर्पस से उनका जो बेकिंग सोडा ऐड करना होता है वो किस लिए होता है। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, ठीक है। दूसरा है दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए। तीसरा है दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए। और चौथा है दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए दूध में जो दूध वाले लोग होते हैं वो अपने बिजनेस के लिए या दूध को कहीं ट्रांसफ़र करने के लिए उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। तो बेकिंग सोडा ऐड करने का पर्पस यहाँ पे ये होता है कि दूध जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करके आना पड़ता है। और इसीलिए जो दूध होता है क्योंकि सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और उन्हें कच्चा दूध लेके जाना होता है, ठीक है। तो उन्हीं कच्चे दूध को ख़राब होने से उसकी एसिडिफिकेशन रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर दिया जाता है, जो कि इनके दूध को एसिडिफाई होने से यानी कि फटने से रोकता है, ठीक है। तो ये पर्पस होता है यहाँ पर। अब बेकिंग सोडा का जब यहाँ पे नाम आया तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे याद कर लीजिए कि बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसे होता है NaHCO3, इसे एक और नाम से जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये एक अकार्बनिक यौगिक होता है और इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। और क्योंकि ये विभिन्न व्यंजनों में बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका केक है, पेस्ट्रीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एक बेकिंग एजेंट है, ठीक है। और बेकिंग सोडा को कई रूप में यूज़ भी किया जाता है, जैसे हमने कहा समोसे, पकौड़े और केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह बनाने में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जब बेकिंग सोडा है तो आपको एक सोडा और आपको ध्यान में आता होगा, और उस सोडे का नाम होता है धोवन सोडा। यानी जो आप घर में डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो वो होगा NaCO3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी होता है। यानी कि स्टेनलेस स्टील में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो उसे स्टेनलेस बनाता है। यानी कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको ऐड करने के बाद उसमें जंग नहीं लगता। 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका कार्बन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है वैनेडियम और चौथा है क्रोमियम, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की उपस्थिति के कारण यह जो है वो जंगरोधी होता है। तो स्टेनलेस स्टील में जो क्रोमियम का परसेंटेज होता है वो 4.5 होता है, और 18% तक निकिल इसमें पाया जाता है, और 8% से लेके 0.1% तक इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। निकल इसमें होता है 8% और कार्बन जो होता है वो 0.1 से लेके 0.7 के परसेंटेज में पाया जाता है। एक चीज़ और कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो स्टेनलेस स्टील है ये किन तत्वों से मिलकर, किन एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो इसमें पहला होता है क्रोमियम, दूसरा होता है इसके अंदर निकल, तीसरा होता है कार्बन, और जो चौथा एलिमेंट है इसके अंदर, बेसिकली यही जो चीज़ें हैं यही सब मिल करके क्या बनती हैं आपके स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा है ब्यूटेन और चौथा है अल्कोहल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इथेनॉल। यानी कि इथेनॉल का यूज़ किया जाता है क्या, कारों में पेट्रोल के साथ में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इथेनॉल क्या है, एक प्रकार का अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल, इथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, और इसका जो एटॉमिक फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH, ठीक है। ये OH यहाँ जो लास्ट में लगा हुआ होता है ये सारे अल्कोहल्स का एक सिंबल होता है। और अगर आपको अल्कोहल्स का फॉर्मूला अगर आपको अल्कोहल्स को पता लगाना है तो इस फॉर्मूला को देख करके लास्ट में OH देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो एलिमेंट, ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका अल्कोहल ग्रुप से है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा इथेनॉल का जो प्रयोग है वो बाइक्स में किया जाता है, कार्स में किया जाता है, और पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल का प्रयोग कार्स में जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। इथेनॉल का जो मुख्य उत्पादन है
वो गन्ने की फसल से इसका होता है। और इसी प्रकार जब अल्कोहल को पीने के पानी में ऐड किया जाता है तो इससे क्या होता है कि ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करने लगता है, यानी कि सैनिटाइज़र की तरह भी काम करने लगता है। तो केवल इथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल को पीने के योग्य भी है वो माना जाता है, जबकि अ, जो मैथिल अल्कोहल है ये जहरीला होता है, ठीक है, और इसे ही पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आपने कई बार सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, तो वो मीथेन जब जो शराब का प्रोडक्शन है, जो आपने लोकल एरियाज़ में देखा होगा, जो कि ड्रम में या फिर किसी भी तरीके से शराब का प्रोडक्शन करते हैं, जिन्हें कि एक्चुअल फार्मूला पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो गलती से मिथेनॉल जो है मिथेन अल्कोहल उसका प्रोडक्शन कर देते हैं। लेकिन ये जो है C2H5OH ये क्या है आपका, ये पीने योग्य है। जो वाइन पीते हैं आप या जो बियर जो होता है ये इसी का कंपोजिशन होता है, जो कि जो जानी मानी वाइन की या जो अल्कोहल की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इन सब का प्रोडक्शन माना जाता है, ठीक है। वैसे कि अल्कोहल जो होती है वो किसी भी तरीके से हेल्थ के लिए अच्छी तो होती नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया में चलता है सब कुछ, तो यहाँ पे अल्कोहल भी चलती। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है एल्काइन, ऑप्शन नंबर बी है समावयवी, ऑप्शन नंबर 3 है एल्केन और ऑप्शन नंबर 4 है एल्काइन, ठीक है। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन और समावयवी। तो अब आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका, यानी कि एल्केन। एल्केन को कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या फिर पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन वैक्स जो आपने देखा होगा, जो पेट्रोलियम जाली की तरह यूज़ किया जाता है या जो ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो पैराफिन वैक्स यही होता है। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन परमाणु की जो बची हुई जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन एटम के साथ में करके उसे सैचुरेट करती है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कि इस तरीके से CnH2n+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा फैक्ट जाना। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है, 2021 शिक्षक भर्ती, और यही इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड होकर के डेली क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।